गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वेब। आज 1 जुलाई, आप सब जानते हैं कि अभी जो हमारे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये सब आज से जो है एप्लीकेबल हो गया। आज से कोई भी एफआईआर लॉज जो होगा, एफआईआर इंस्टीट्यूशन होंगे, वो भारतीय न्याय संहिता के तहत होंगे। तो आइए हम लोग जो सीआरपीसी में हम वकील लोग, सबसे बड़ा काम होता है कि कोई अगर अंदर है या किसी का अप्रीहेंशन टू अरेस्ट है तो उसको बेल दिलाना। तो हम लोग सीआरपीसी में काफ़ी 2 सेक्शंस का यूज करते थे। 438 जो एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करते थे, एप्लीकेशन डालते थे, और 439 में हम लोग रेगुलर बेल के लिए एप्लीकेशन डालते थे। तो हमारे जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसमें इस बेल की सेक्शंस कहाँ और किस सेक्शंस में है। तो यहाँ पे जो है पहले हमारे चैप्टर 33 में था, यानी सीआरपीसी में, लेकिन अभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये चैप्टर्स 35 में है। 35 प्रोविजंस एज टू बेल एंड बॉन्ड्स, प्रोविजन एज टू बेल एंड बॉन्ड्स। तो सेक्शन 438 जो है रिप्लेस हुआ है 482। 482 डायरेक्शंस फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन्स एप्रीहेंडिंग अरेस्ट। अगर किसी आदमी को अरेस्ट होने की संभावना है, ऐसा लगता है कि वो अरेस्ट हो सकता है, तो वह आइदर सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट डायरेक्ट वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशंस डाल सकते हैं। नॉर्मली हम लोग का प्रैक्टिस जो है कि पहले सेशन कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल्स के लिए एप्लीकेशन डाला जाता था, उसके और जब रिजेक्ट हो जाता है तो उस रिजेक्शन ऑर्डर को हम लोग चैलेंज करके हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल डालते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सेशन कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल नहीं डाल के डायरेक्ट हाई कोर्ट में डालता है तो वो भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि अगर आप इस सेक्शंस के प्रोविजंस को बढ़िया से पढ़ें तो स्पष्ट है कि ऐसा अगर आपको प्रतीत होता है कि हमारे हाई कोर्ट में डालना उचित है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में डाल सकते हैं। ये सेक्शन 438 है। 438 जो है अभी आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 482 में डालना पड़ेगा। 482 हम लोग जो 438 प्रैक्टिस में करते थे एप्लीकेशन फॉर एंटीसिपेटरी बेल, वो हो जाएगा 482 डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू ए पर्सन्स एप्रीहेंडिंग अरेस्ट। नेक्स्ट सेक्शन रेगुलर बेल के लिए हम लोग सीआरपीसी में 439 में एप्लीकेशन डालते थे, वो हो जाएगा अभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 483 स्पेशल पावर ऑफ कोर्ट्स और कोर्ट ऑफ सेशन रिगार्डिंग बेल। अगर कोई व्यक्ति कस्टडी में है, किसी को अरेस्ट कर लिया गया है, तो उनका जो है एप्लीकेशन, उनकी बेल के लिए एप्लीकेशन सेक्शन 483 में डाला जाएगा। जैसा आप सीआरपीसी में 439 में करते थे, सेम टू सेम उसी तरह उसी प्रोसीड्योर में यहाँ पे होगा। इसके अलावा हम लोग के डे टू डे के प्रैक्टिस में काफ़ी माने इम्पोर्टेंट सेक्शन सीआरपीसी का, और बहुत ज़्यादा अगर आप किसी भी गूगल में या इसमें सर्च करेंगे जजमेंट के लिए, तो आपको एक सर्च में कम से कम 500-700 केस आपको मिल जाएगा। वो सेक्शंस है मेंटेनेंस केस का, हम लोग सीआरपीसी में 125 में पढ़ते थे। यहाँ कहाँ पे होगा मेंटेनेंस? यहाँ जो है आपका फ्रेंड्स, इसको हम लोग देख के दूसरा वीडियो में चर्चा करेंगे। देखें, लेकिन ओवरलुक हो पा रहा है, अभी इसमें चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन ठीक उसी तरह जो है, जो हमारे सीआरपीसी में 125 सेक्शन थे, उसी तरह यहाँ पे भी एक सेक्शन रखा गया है कि आपको डे टू डे के मेंटेनेंस के लिए
हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का 2023 में भी आप एप्लीकेशन डालेंगे मेंटेनेंस के लिए, और फिर जैसा मेंटेनेंस के लिए अवार्ड होते हैं, अगर आपको एग्रीव्ड है तो फिर आप क्रिमिनल डिविजन्स के लिए हाई कोर्ट में आएंगे। वो सारा प्रोसीड्योर है। आज हम लोग एक दूसरे इशू पे डिस्कस कर रहे हैं। वो क्या है कि कई दिन पहले आप सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल के जो बेल मिला था, कहाँ से? निचली अदालत से, ट्रायल कोर्ट से ही बेल मिल गया था। तो वहाँ जो है क्या कहते हैं, मजिस्ट्रेट कोर्ट जिसको हम लोग बोलेंगे, स्पेशल कोर्ट जो है, वहीं से जो है आपको बेल मिल गया था। जज के नाम थे न्याय बिंदु, उन्होंने बेल दिया था, बेल ग्रांट किया था। लेकिन उस बेल के अगेंस्ट में हमारे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट जो है स्टे के लिए एप्लीकेशन डाला हाई कोर्ट में। तो चूंकि हाई कोर्ट में ऑलरेडी एक CRL MC 4858/2024 पेंडिंग था। तो ये पेंडिंग क्या था कि डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट वर्सेस अरविंद केजरीवाल, तो उसी एप्लीकेशंस में एक MA फाइल किया, मिसलिनियस एप्लीकेशंस 18446/2024 स्टे के लिए, कि ये बेल को तुरंत स्टे कर दिया जाए। और हुआ क्या कि स्टे ग्रांट हो गया। फिर स्टे ग्रांट हो गया ओनली 2-3-4 डेज के लिए। बाद में उस स्टे को कंटिन्यू रखा गया और डिटेल्स ऑर्डर पास किया गया। तो उस एप्लीकेशंस में, यानी उस MA में 18446/2024 में क्या प्रेयर किया गया था? Prayer to grant ad interim ex parte stay of the operations of impugned order through the CRL MA 18446/2024। तो उन्होंने क्या ग्राउंड लिया था? ग्राउंड ये लिया था कि proper opportunity to present its case which is ultra virus of first mandatory conditions as per sections 45 of PMLA। तो दूसरे एक वीडियो में हम लोग PMLA के सेक्शंस 45 के जो डुअल कंडीशंस है उसको बढ़िया से हम लोग चर्चा किए थे। तो उसी को इन्होंने ग्राउंड बनाया कि प्रॉपर अपॉर्चुनिटी हमको दिया जाना चाहिए, किसको? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को, टू प्रेजेंट इट्स केस, हमारे केस को प्रेजेंट करने के लिए, which utter violations of the first mandatory conditions as per sections 45 of PMLA। अब अगर हमको वो अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाएगा तो ये माना जाएगा कि ये आर्टर वायलेशन है। क्या वायलेशन? कि फर्स्ट मैंडेटरी कंडीशन जो है 45 सेक्शन 45 का, उस मैंडेटरी प्रोविजंस को, कंडीशंस को फुलफिल नहीं हुआ। दूसरा जो कंडीशन था, कोऑर्डिनेट बेंच ऑफ द कोर्ट इन जजमेंट डेटेड 9 अप्रैल 2024। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में एक कोऑर्डिनेट बेंच जो है 9/4/2024 को ही ऑलरेडी बेल रिजेक्ट किया है। ये भी एक ग्राउंड बना है कि भाई उन्हीं कोऑर्डिनेट बेंच में उसी मैटर पे बेल को रिजेक्ट किया, और दूसरा बेंच कोई एक ऐसा नया ग्राउंड नहीं, कुछ भी नहीं, तो कैसे बेल दे दिया? ये एक ग्राउंड था। Accused has committed offense of money laundering in his individual capacity and in his vicarious liability as per section 70 subsection 1 of PMLA। उन्होंने ये ग्राउंड लिया कि एक्यूज जो है यानी अरविंद केजरीवाल कमिटेड ऑफेंस कमिट किया है, किस चीज का? मनी लॉन्ड्रिंग का, इन इंडिविजुअल कैपेसिटी, अपनी कैपेसिटी में, यानी उनकी इन्वॉल्वमेंट है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, एंड इन हिज विकोरियस लाइबिलिटी एज पर सेक्शन 70 सबसेक्शन 1 ऑफ PMLA। यानी 70 पे भी हम लोग डिटेल डिस्कस किए थे कि एसोसिएशन, कंपनी के बारे में। तो भाई उस समय जो है, चूंकि वो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का मुखिया है, प्रमुख है, वो चीफ मिनिस्टर है, तो उनके साथ 4-5-7 जो भी मिनिस्टर इस मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्वमेंट है, वो मुखिया होने के नाते उन्होंने ही डायरेक्ट किया है, उन्होंने इसको ये सब काम के लिए प्रोत्साहित किया है। तो इसलिए
70 सबसेक्शन 1 का जो प्रोविजन है, इसके तहत उनका जो है एक तरह से इन्वॉल्वमेंट है इंडिविजुअल कैपेसिटी में। ये ग्राउंड लिया गया। और फिर क्या लिया गया कि एक्यूज्ड हैड एक्टिव रोल इन डिमांडिंग किकबैक एंड मीटिंग विद साउथ, कि एक्यूज्ड का जो साउथ मीन्स यहाँ साउथ स्टेट, हमारे इंडिया की जो साउथ पार्ट है, उनकी जो मिनिस्ट्री है, उनके जो लोग हैं, उन लोगों के साथ उनका डायरेक्ट मीटिंग था, पैसा लेन देन के संदर्भ में उनके साथ एक नेक्सस है, तो ये भी ग्राउंड लिया गया। दूसरा, स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 50 ऑफ पीएमएलए एट एडमिसिबल इन नेचर एंड कैन बी रिलाइड अपॉन द स्टेज ऑफ रिमांड एंड और इवन टू रिजेक्ट बेल। कह रहा है कि स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 50 ऑफ पीएमएलए आर एडमिसिबल इन नेचर एंड कैन बी रिलाइड अपॉन द स्टेज ऑफ रिमांड और इवन टू रिजेक्ट बेल, कि ये बेल को रिजेक्ट किया जा सकता है। और चूंकि स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है सेक्शन 50 पीएमएलए के अंतर्गत, और इस पे रिलाइड किया जा सकता है, इसमें इसको बेस बनाया जा सकता है, आधार बनाया जा सकता है। तो इसी ग्राउंड्स को देखते हुए कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, और कोर्ट ने उसको स्टे दे दिया। स्टे में क्या कहा गया कि इम्प्यूग्ड ऑर्डर वाज पास्ड बाय इग्नोरिंग रिलेवेंट कंसिडरेशन। ये जो रिलेवेंट कंसिडरेशन है, इसको इग्नोर करते हुए इम्प्यूग्ड ऑर्डर यानी जो बेल का ऑर्डर था वो पास किया गया। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, जजमेंट डेटेड 9/4/2024 हैज नॉट अटेन्ड फाइनलिटी एंड अदर आर्गुमेंट which are specifically dealt with or discussed are required to be dealt with at the time of considerations of the provision of section 439 subsection 2। तो कह रहे हैं क्या कि ऐसे कोई बेल देने के लिए जो पहले कोई कोऑर्डिनेट बेंच ने ऑर्डर पास किया, रिजेक्ट किया, वो किन किन बिंदु पर रिजेक्ट किया था, वो सारा बिंदु को भी कंसीडर करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कंसीडरेशन नहीं है, इसलिए इसको स्टे दिया गया। डिड नॉट एप्रोप्रिएटली एप्रिशिएट द मटेरियल डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड ऑन रिकॉर्ड। उन्होंने यानी ईडी ने जो क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्स, जो चौथा जो है जो डॉक्यूमेंट्स जो पूरा बंच जो है कोर्ट को प्रस्तुत किया, उस पे जो है कोई कंसिडरेशन नहीं किया, उसको एप्रिशिएट नहीं किया। अकॉर्डिंगली द प्रेजेंट एप्लीकेशन इज अलाउड एंड द ऑपरेशंस ऑफ द इम्प्यूग्ड ऑर्डर इज स्टेड। इसलिए ये जो बेल की ऑर्डर को स्टे कर दिया गया। उन्होंने जो पिटिशनर जो एप्लीकेशन दिया, उस पिटिशनर के एप्लीकेशन को अलाउ किया गया और बेल को स्टे किया गया। तो ये था हमारा अरविंद केजरीवाल के बेल की स्टे की मैटर। अब हम लोग आते हैं कुछ डिस्कशंस में। डिस्कशन क्या है कि फ्रेंड्स, एक बार हमारे लोअर कोर्ट ने बेल दे दिया, चाहे वो स्पेशल कोर्ट हो या कोई भी लोअर कोर्ट हो, तो उस कोर्ट की ऑर्डर को तब हमारे ये प्रैक्टिस में तुरंत हम क्या कहते हैं हाई कोर्ट में आएंगे और स्टे लेंगे। अब तक जो प्रैक्टिस है, बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन, हम लोग जानते हैं। तो देयर इज नो स्पेसिफिक इनेक्टमेंट फॉर बेल, माने किस संदर्भ में बेल दिया जाएगा, किस संदर्भ में नहीं दिया जाएगा, इसके लिए कोई स्पेसिफिक इनेक्टमेंट नहीं है, स्पेसिफिक एक्ट नहीं है। बेल तथ्य को देखते हुए जजेस ये डिसाइड करते हैं कि इसको बेल दे देना चाहिए, बेल में रहेगा। इन द मीन टाइम ट्रायल कंक्लूड होगा, ट्रायल चलेगा। अगर वो दोषी है तो उसको सजा दिया जाएगा, अगर वो दोषी नहीं है तो उसको एक्विटल किया जाएगा, यानी दोष मुक्त समझा जाएगा। तो ये हमारे एक नॉर्मल फिनोमिना, नॉर्मल प्रैक्टिस है। लेकिन एग्रीड पर्सन्स मे मूव्ड फॉर कैंसिलेशन ऑफ बेल। अगर कोई बेल दिया और उसको लगता है कि ये बेल कैंसिल होना चाहिए, तो हमारे प्रोविजन है कि बेल को कैंसिल किया जा सकता है।
तो स्पेसिफिक एप्लीकेशन कैंसिलेशन ऑफ फॉर बेल के लिए वो जा सकता है। लेकिन यहां हम लोग क्या देख रहे हैं, एक नया टाइप का प्रैक्टिस कि बेल दे दिया और उस बेल को हमने बेल कैंसिलेशन के लिए नहीं गए, बल्कि हमने बेल को स्टे करने के लिए, व्हाट इज द, मैंने तुरंत अभी हमको स्टे चाहिए। तो एक तो है चूंकि ये ईडी का मामला, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का मामला है, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट पावरफुल एक बॉडी है, तो पावरफुल बॉडी तुरंत उसको चाहिए कि नहीं, अगर वो जेल से निकल जाएगा तो ऐसी स्थिति में हमारे जो प्रोसिक्यूशन की जो गतिविधि है वो हैम्पर हो सकता है, हमें और कोई इंपॉर्टेंट मटेरियल इस केस में ला सकते हैं, इसलिए इस तरह का दिया गया। लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस है कि वंस बेल अलाउ, बेल अलाउ। अगर आपको लगता है कि बेल आप एग्रीड है, बेल नहीं होना चाहिए, तो आपके पास रेमेडी है, वो रेमेडी है कैंसिलेशन ऑफ बेल, इसलिए आप कैंसिलेशन ऑफ बेल फाइल कर सकते हैं। तो आज का डिस्कशन ये था। हम लोग कल के वीडियो में फ्रेंड हमारे सीआरपीसी का जो सेक्शन है 125, उस 125 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में किस सेक्शंस में है उसके ऊपर डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। तो हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और लास्ट में मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे। जय हिंद। फिर मिलेंगे अगला वीडियो।